बायोलॉजिकल क्लासिक ये तो हमारे पास में तो कोई लाया लास्ट टाइम मैं आपको क्लासिफिकेशन मैंने बताया था। क्लासिफिकेशन, ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या होती है और सिस्टमेटिक क्या होता है, ठीक है, तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, जो क्लासिफिकेशन था कैसे किया गया, क्या क्या क्राइटेरिया थे क्लासिफिकेशन के, ठीक है। इसके बाद उस जितने ग्रुप में क्लासिफिकेशन किया गया उन ग्रुप की थोड़ा थोड़ा डिटेल पढ़नी है, समझ में, थोड़ा थोड़ा उनकी क्या पढ़नी है, डिटेल पढ़नी है। अगले चैप्टर में, इसके अगले चैप्टर में प्लांटिक का है पूरा डिटेल, प्लांटिक का फिर एनिमेलिया का पूरा डिटेल है। तो इसमें जो किंगडम क्लासिफिकेशन है वो पढ़ना है, ठीक है, कि कितने किंगडम्स में टोटल डिवाइड किया गया था ऑर्गेनिजम्स को, समझ में आ रहा है। आप देखिए, सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुआ अगर कहा जाए कि सबसे पहले ह्यूमन ने क्लासिफिकेशन किया तो किसके बेसिस पर किया था, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि किसके बेसिस पर ह्यूमन ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की शुरुआत की थी, यूज के बेसिस पर, अपने यूज के बेसिस पर कि किस ऑर्गेनिज्म से हमको फूड मिलता है, किससे हमको शेल्टर मिलता है, रहने की जगह, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द यूज फॉर ह्यूमन, ठीक है। एक लाइन लिख लीजिएगा इसमें, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन based on use of organism for human ने अपने फायदे के लिए जो ऑर्गेनिज्म, उसको जो फायदा मिलता था उस पर क्लासिफाई कर दिया। अब उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए थे एरिस्टोटल, जिसको फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है, ठीक है। तो उन्होंने फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस है, जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी भी वही है, फादर ऑफ बॉटनी क्या है, थियोफ्रास्टस है, समझ में आया। तो फादर ऑफ जो जूलॉजी है या बायोलॉजी है एरिस्टोटल, इन्होंने क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया दिया, थोड़ा सा साइंटिफिक, वो साइंटिफिक नहीं था पहले वाला, थोड़ा सा साइंटिफिक दिया इन्होंने, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर, हैबिट या मॉर्फोलॉजी। जैसे पुराने समय में क्या था, इतनी साइंटिफिक नॉलेज डेवलप नहीं थी, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे साइंटिफिक नॉलेज डेवलप होती जाएगी वैसे वैसे क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया भी क्या होता गया, बदलता चला गया। लेकिन शुरुआत में ज़्यादा टेक्निक्स पता नहीं थी, तो शुरुआत में प्लांट को देख करके कि प्लांट देखने में कैसा लग रहा है, इसके बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया गया था। तो हैबिट के बेसिस पर या मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर इन्होंने क्लासिफाई किया था। सबसे पहला क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, एरिस्टोटल ने क्या किया, क्लासिफाई, लिखिएगा, क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। देखिए, इन्होंने प्लांट्स को भी क्लासिफाई किया था, एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया था, अलग अलग बेस था। तो पहले प्लांट के बारे में समझिए, क्लासिफाई प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट या मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, हैबिट या फिर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर क्लासिफाई किया, ठीक है। तो कितने ग्रुपों में बांटा, 3 ग्रुपों में, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। सबको पता है ये चीजें, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक है। एनिमल्स को भी इन्होंने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ ब्लड, किसमें आरबीसी है, किसमें नहीं है, ठीक है। आरबीसी के बेसिस पर या कलर ऑफ ब्लड, क्योंकि आरबीसी रहेगा तो ब्लड का कलर रेड रहेगा, नहीं है तो कलरलेस रहेगा। तो क्लासिफाई एनिमल्स, एनिमल्स को क्लासिफाई किया किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड, ठीक है। कलर ऑफ ब्लड में 2
अब बताइए, एक था एनीमिया, इनेमा, 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 ठीक है, और एक था एनीमा, एनीमा, ठीक है, और एक क्या था, इनेमा। इनेमा क्या था, जिसमें रेड ब्लड था, रेड ब्लड वाले, रेड ब्लड कंटेनिंग, और ये क्या था, कलरलेस ब्लड था इनके अंदर, कलरलेस, कलरलेस ब्लड, मतलब इसमें आरबीसी नहीं होगा, लेकिन इनका ब्लड लाल नहीं था। तो ये इनका एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था। इसके बाद आए थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस ने थोड़ा सा और कर दिया, उन्होंने प्लांट को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, हर्ब्स, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड ट्रीज। एक वर्ड उन्होंने बढ़ा दिया, अंडर श्रब्स, ठीक है, जो श्रब से भी छोटे होते हैं वो क्या हैं, अंडर श्रब्स। तो यहाँ पर कहीं लिख लीजिएगा, थोड़ा सा ये तो एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो 1-2% में सवाल अलग से आ जाता है, तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए। तो थियोफ्रेस्टस के लिखिएगा, थियोफ्रेस्टस ने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था 4 ग्रुप में, हर्ब्स था, श्रब्स था, और अंडर श्रब्स कर जाएगा, अंडर श्रब्स, और फिर क्या था, श्रब्स, और ट्री था। इतना पता होना चाहिए, 4 ग्रुप में डिवाइड किया था बस, ठीक है, नाम ना पता हो लेकिन 4 ग्रुप में, उन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया था। अब जो इसके बाद सीधे एनसीईआरटी में क्या दे दिया गया, वो सीधे आ गया है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, समझ में आया? यस। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि एक किसने दिया था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लास, हालांकि बीएससी में है, बीएससी में, लेकिन आपको वो लाइन पता होनी चाहिए, बीएससी में बहुत डिटेल चाहिए। नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया, फाइलोजेनेटिक किसने दिया, नाम पता होना चाहिए। यस, ठीक है, आप अगर वो थोड़ा सा एक्सेस है, वो इससे थोड़ा सा हटके है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो यही साइड में उसको लिख लीजिए। देखिए, एक चीज मैंने आपको बताया, शुरुआत में ज्यादा नॉलेज हमारे पास नहीं थी, इसलिए क्राइटेरिया कम ही रखा गया था क्लासिफिकेशन में। जैसे जैसे नॉलेज का विस्तार होता चला गया, वैसे वैसे हमारे पास क्या है, नॉलेज बढ़ी, तो हमने क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बदलते चले गए। ठीक, तो आगे देखिए, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बैंथम एंड हुकर का था, लिख लीजिएगा, बैंथम एंड हुकर। बैंथम एंड हुकर ने दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया ले लिया था, मॉर्फोलॉजी के साथ साथ जो विटकर ने दिया था ना, अभी आप विटकर का पढ़ेंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में दिया है कि सेल ऑर्गेनाइजेशन, फूड कैसा स्टोर हो रहा है, सेल वॉल कैसी है, मतलब मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ठीक है, सेल का तरीका, सेल किस तरीके की है, ठीक है, उस कई क्राइटेरिया के बेसिस पर, मतलब लगभग सारे क्राइटेरिया इन्होंने यूज कर दिए। तो यहाँ क्या है, इसमें नेचुरल में है, बेस्ड ऑन, लिखिएगा, बेस्ड ऑन ऑल पॉसिबल क्राइटेरिया, ऑल पॉसिबल क्राइटेरिया, सभी पॉसिबल क्राइटेरिया पर ये बेस्ड था। वो क्राइटेरिया विटकर वाले में भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की एक थोड़ी सी कमी थी, इसमें भी चेंज करने की जरूरत पड़ गई। क्या जरूरत पड़ गई, इन्होंने फाइलोजेनी को नहीं लिया था। फाइलोजेनी का मतलब समझ रहे हैं, फाइलोजेनी क्या होता है, इवोल्यूशन, विकास का इन्होंने सिद्धांत नहीं अपनाया, जबकि विकास का सिद्धांत होना चाहिए था कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, उसके बाद कौन आया। इन्होंने थोड़ा सा सीक्वेंस डिस्टर्ब कर दिया था, ठीक है। तो इन्होंने फाइलोजेनी को नहीं लिया, बाकी सारा क्राइटेरिया ले लिया, तो ये इसका डिमेरिट था। यहाँ लिखिएगा, डिमेरिट क्या थी, डिमेरिट, नॉट बेस्ड ऑन फाइलोजेनी, फाइलोजेनी पर बेस्ड नहीं था ये, फाइलोजेनी। और देखिए, जरूरत क्या फाइलोजेनी की, अगर आपको फाइलोजेनी के बारे में नहीं पता होगा तो आप कंपेयर कैसे करेंगे। अगर हमको आज हिस्ट्री नहीं पता होगा तो आज के पर्सन और पहले के पर्सन को कंपैरिजन कैसे करेंगे, डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे, कितना डिफरेंस वही मन में, ठीक है। तो फाइलोजेनी पता होनी चाहिए, तो फाइलोजेनी इसमें नहीं थी। और इन्होंने जो प्लांट्स को क्लासिफाई किया था उसकी सीक्वेंस जान लीजिए, इन्होंने दिया था, देखिए, जिम्नोस्पर्म, सॉरी,
डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोट, जितने भी सीड प्लांट हैं, सस्ता नहीं दिया था, एल्गी फंगस के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला था, स्पर्मोफाइटा जो बीज बनाते हैं प्लांट, उनको इन्होंने इन 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। डाइकॉट पहले रखा, जिम्नोस्पर्म बाद में, मोनोकोट उसके बाद। इसमें थोड़ा सीक्वेंस में गड़बड़ी है, ठीक है। तो इन्होंने ये सीड प्लांट को क्लासिफाई किया था, यहाँ पर इस एरो को यहाँ बढ़ाइएगा, ये था इनका, ठीक है, ये समझ में आया। तो इनकी डिमेरिट भी यही थी कि जिम्नोस्पर्म को बीच में रख दिया गया, जबकि जिम्नोस्पर्म पहले आता है, देन एंजियोस्पर्म आता है, होता है ना। एंजियोस्पर्म में डाइकॉट पहले आते हैं, देन मोनोकॉट आते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये सीक्वेंस थोड़ी सी गड़बड़ थी, इसी को बाद में चेंज किया गया था। ये किसने दिया था? ये इन्हीं का था, ये बेंथम में क्लासिफिकेशन था ये। अब देखिए इसमें लिखना फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले किसने दिया था? एक लर्ड साइंटिस्ट थे, किसने दिया था? फर्स्ट गिवन बाय, लिखिएगा फर्स्ट गिवन बाय EICHLER। इकलर नाम पूछा सकता है, इकलर ने सबसे पहले दिया था फाइलोजेनेटिक। और फाइलोजेनेटिक का मतलब ये किस पर बेस्ड था? ये आगे लिखिएगा बेस्ड ऑन इवोल्यूशन, बेस्ड ऑन फाइलोजेनी, फाइलोजेनी पर बेस्ड है। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, विकास की इतिहास, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उस पर बेस्ड था ये, ठीक है। इन्होंने दिया था, लेकिन इस सिद्धांत के कुछ सपोर्टर भी थे, हालांकि सबका थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, लेकिन कहा जाए कि फाइलोजेनेटिक में और साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, तो एक दो मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट के नाम याद रखिए। आगे लिखे एंड सपोर्टेड बाय, किसने सपोर्ट किया? कोई नाम बताएगा इसके सपोर्टर कौन कौन हैं? हाँ हाँ, RH विटेकर हैं, हाँ, उनकी सीक्वेंस से। और कौन है इसमें? पोस्टबार्ट, जो सॉरी, अरे एक नाम इसमें है, पहले लिखिएगा सपोर्टेड बाय RH विटेकर, ठीक है। एक नाम इसमें और है, तख्ताजन, ठीक है, हाँ तख्ताजन, तख्ताजन, ठीक, ये इनके सपोर्टर है। और तख्ताजन ने एक स्टेटमेंट दिया था, ध्यान सुनिएगा, जैसे बिना बोन, सॉरी फ्लैश विदाउट बोन, मांस जो है बिना हड्डी के, जानते हैं उसका क्या अस्तित्व है, उसी तरीके से क्लासिफिकेशन विदाउट फाइलोजेनी इज इक्वल टू फ्लैश विदाउट बोन। मतलब अगर आप क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनी को नहीं सम्मिलित कर रहे हैं तो वही उसका हाल होता है जो हाल किसका है? फ्लैश विदाउट बोन, मांस बिना हड्डी के, मांस का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, बिना हड्डी के मांस, फ्लैश का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी तरीके से क्लासिफिकेशन का बिना फाइलोजेनी के कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तख्ताजन ने दिया था। और भी इसमें है कंडोली, APD कंडोली नाम इसी में है, ठीक है। अब सीधे आते हैं, NCERT में दिया है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 और 3 डोमेन सिस्टम। हो गया ये? और सर कौन साइंटिस्ट का नाम बताएंगे? अरे क्या करोगे, अब ये इससे ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। APD कंडोली नाम है, कंडोली जो साइंटिस्ट है उनका बहुत ज्यादा जरूरत नहीं आ रही। अगला लिखिए सिस्टम ऑफ टाइप्स ऑफ, लिखिएगा टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया था इसके कई प्रकार थे, कई टाइप्स थे, ठीक है। पहला है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन।
किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। लीनियस ने किसने दिया था? लीनियस ने। लिखिएगा बाइलिनियस। लीनियस ने 2 किंगडम बनाया, एनिमेलिया और प्लांटी। एनिमेलिया और है प्लांटी, ठीक है। किसके बेसिस पर बताया? जिसमें सेल वॉल है सब प्लांटी में आ गया, जिसमें सेल वॉल नहीं है सब एनिमेलिया। एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट थी और यहाँ क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट थी, ठीक है। ये लीनियस का सिस्टम था ये। अब इसकी कमियां हैं, ठीक है। इसका ड्रॉबैक लिखिएगा। ड्रॉबैक क्या है? इसका लिमिटेशंस क्या है? मतलब यहां से लेकर के 5 किंगडम तक जो भी कमी है वो सब इसकी कमी, 5 किंगडम तक की या 4 किंगडम तक की जो भी कमियां हैं वो सब इसमें लिख दी जाएंगी। 4 किंगडम तक आप जो भी ड्रॉबैक पढ़ेंगे वो सब इसमें शामिल रहेंगे, ठीक है। पहला ड्रॉबैक क्या है इसमें? इसमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को अलग नहीं किया गया है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर शॉर्ट में लिखिएगा, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर नॉट सेपरेटेड, अलग नहीं किया गया है, ठीक है। दूसरा कमी बताइए कोई? यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को अलग नहीं किया गया है। यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट नॉट सेपरेटेड, शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए। और बताइए कमी इसकी, तेजी से लिख के बताइए। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक अलग नहीं किया गया। ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स को अलग नहीं किया गया है, ठीक है। क्यों नहीं अलग किया गया? यहाँ से तो आपको लग रहा होगा हेटेरोट्रॉफ या ऑटोट्रॉफ है, ये हेटेरोट्रॉफ है, लग रहा ना ये ऑटोट्रॉफ है। एनिमल क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्लांट्स में भी हेटेरोट्रॉफ आपको देखने को मिलेंगे, प्लांट में भी सेप्रोपॉड मिलेंगे, समझ में आया? हाँ, लेकिन एनिमल्स में क्या है? एनिमल्स ओनली हेटेरोट्रॉफ। यहाँ पर फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, जिसको लिखना हो तेजी से लिखिए। नॉट सेपरेटेड, अलग नहीं किया गया, ठीक है। और कोई कमी? और कोई कमी नहीं, ठीक है। अगला देखिए, इसके बाद इसमें आपको क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आएगा किसने दिया था, बस, ठीक है। और कितने किंगडम में डिवाइड किया गया था, इसकी ड्रॉबैक क्या है। दूसरा सेकंड है 3 किंगडम, जो एनसीईआरटी शायद ने दिया, 3 किंगडम दिया है। यहीं से 3 किंगडम बनाया, इसमें से यूनिसेलुलर को अलग कर दिया, प्लांट से अलग किया, क्योंकि प्लांट में भी यूनिसेलुलर है। क्लेमाइडोमोनास एल्गी कैसी है? यूनिसेलुलर। क्लोरेला एल्गी क्या है? यूनिसेलुलर, ठीक है। और ब्लूग्रीन एल्गी क्या है? यूनिसेलुलर, ठीक है। तो यूनिसेलुलर, इसमें भी यूनिसेलुलर होते हैं, एनिमल्स में भी। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर हो गया। कितने प्रोटोजोआ सब यूनिसेलुलर हैं, समझ में? तो यहाँ से यूनिसेलुलर, यहाँ से अलग कर लिया गया। तो यहाँ पर लिखिएगा 3 किंगडम में एक नया बनाया गया क्या चीज? एनिमेलिया था, एनिमेलिया, और क्या है? प्लांटी और प्रोटिस्टा। उसको क्या बनाएगा? प्रोटिस्टा। सर्किल का लीजिए, तीसरा ये अलग हुआ है प्रोटिस्टा। इसमें ऑल यूनिसेलुलर, सभी यूनिसेलुलर, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है, सभी यूनिसेलुलर को अलग कर दिया गया। किसने दिया था ये? अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल इन्होंने दिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, ध्यान सुनिएगा, किसने सबसे पहले प्रोटिस्टा को अलग किया? तो अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है। क्या उस समय वो सही था अलग करना? मतलब प्रोटिस्टा जो है ये अलग किया गया, या प्रोटिस्टा में भी आप पढ़ेंगे बैक्टीरिया प्रोटिस्टा में रखा गया है। बैक्टीरिया कहाँ रखे गए इस हिसाब से? क्योंकि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है ना, तो चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो चाहे बैक्टीरिया, सबको यूनिसेलुलर प्लांट कहाँ रख दिया गया? प्रोटिस्टा में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया को अर्नेस्ट हैकेल ने प्रोटिस्टा में रखा था, तो क्या वो सही था गलत था? हाँ? आज के समय से गलत है ना, उनके हिसाब से सही था, क्योंकि उस समय उतनी सुविधाएं थी, उस समय उतना ही डेवलपमेंट था, तो उन्होंने अपने हिसाब से सही किया था ये। लेकिन धीरे धीरे जैसे एडवांसमेंट होता चला गया, तो आज के समय के हिसाब से क्या है, ये गलत है।
अब इसकी ड्रॉबैक बताइए, 3 किंगडम का ड्रॉबैक क्या हुआ? जल्दी बताते जाइए, ड्रॉबैक्स क्या 3 किंगडम का? प्रोटिस्टा में एक चीज और, प्रोटिस्टा में रखा क्या क्या गया है, वहीं ब्रैकेट में लगा के लिख लेना, प्रोटिस्टा में रखा क्या क्या गया है। बताइए कोई प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है? डाई एटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, या आप पढ़ेंगे इस बुक में, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, डाइटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, और क्या रखा गया है? प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, यूक्लिनॉइड्स और स्लाइम मोल्ड्स। कितना ये पूरा रखा होना चाहिए, इतनी चीजें हैं प्रोटिस्टा में। हाँ, स्पोरोजोन्स, हाँ स्पोरोजोन्स जो फंगस वगैरह, लेकिन हाँ वो तो फंगस में आ गया, वो फंगस में आ गया, यूनिसेलुलर में नहीं है, फंगस मल्टीसेलुलर है। एक फंगस छोड़ करके ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंगस, वो नहीं है स्पोरोजोन्स। तो इसका ड्रॉबैक क्या हुआ? इसमें प्रोटिस्टा में प्लांट्स और एनिमल सबको एक साथ कर दिया गया है, ठीक है, सबको क्या कर दिया गया है? एक साथ। मतलब ये कह सकते हैं कि प्रोटिस्टा में प्रोकैरियोट भी है, प्रोटिस्टा में इसका ड्रॉबैक देखिए क्या है? ड्रॉबैक ये है कि प्रोटिस्टा में इन्होंने सब कुछ रख दिया गया था, प्रोटिस्टा में सब कुछ रखा था, ठीक है, सब कुछ का मतलब प्रोकैरियोट भी यूकैरियोट, समझ में आ रहा है? बैक्टीरिया भी रखते थे ना, इसमें साथ में एक चीज छूट गया, बैक्टीरिया, जो सबसे बड़ा कॉमन है, इसमें बैक्टीरिया भी रखा था इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने बैक्टीरिया भी रखा। बैक्टीरिया क्या होता है? प्रोकैरियोट। साथ में ब्लूग्रीन अलगी भी लिखिएगा, ये भी क्या है? प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट को उन्होंने साथ में रख दिया। केवल इन्होंने देखा यूनिसेलुलर कौन सा, सबको अलग कर लीजिए यूनिसेलुलर एक कोशिकी को, लेकिन एक कोशिकी में भी कुछ क्या होते हैं? प्रोकैरियोट होते हैं, कुछ क्या होते हैं? यूकैरियोट। उसको अलग करने का आपका यहाँ पर तो ड्रॉबैक लिखिएगा, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। और कौन सा प्रोकैरियोट? देखिए प्रोकैरियोट तो यूनिसेलुलर होता है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। यूकैरियोट में यूनिसेलुलर यूकैरियोट भी होता है और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट भी होता है। तो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट आर प्लेस्ड इन सिंगल ग्रुप। यहाँ तो पूरा क्लियर लिखिएगा, प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट लिखिएगा, प्लेस्ड इन सिंगल ग्रुप, एक ही ग्रुप में रखा। ग्रुप का नाम क्या था? प्रोटिस्टा, एक ही ग्रुप में रख दिया, ठीक है, ये इनका ड्रॉबैक। अगला देखिए, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था? कोपलैंड ने। किसने दिया था? कोपलैंड। इन्होंने क्या किया? मोनेरा अलग कर दिया। क्या किया? मोनेरा अलग कर दिया, प्रोकैरियोट को उठा के अलग कर दिया, ठीक है। तो प्लांटी एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा, यही अलग किया, ठीक है। मोनेरा में क्या रखा? प्रोकैरियोट। अब ये नहीं कहेंगे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, क्योंकि सारे प्रोकैरियोट क्या हैं? यूनिसेलुलर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आता है। मोनेरा को सबसे पहले किंगडम किसने बनाया? कोपलैंड साइंटिस्ट ने। अब इसके बाद है 5, इसकी कमी क्या है? फंजाई अभी साथ में है इसके, ठीक है। किसके साथ में बता सकते हैं? फंजाई किसके साथ में है? प्रोटिस्टा में फंजाई है नहीं। फंजाई मल्टीस, एक फंजाई को छोड़ दीजिए, बाकी सारी फंजाई क्या है? मल्टीसेलुलर। फंजाई में चूंकि सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल होती है, उसको कहाँ रखा था? प्लांटी में। तो प्लांटी से फंगस को अलग निकालेंगे, क्योंकि फंगस होता है हेटेरोट्रॉफ। क्या होता है? हेटेरोट्रॉफ, समझे? वहां से अलग किया गया उसको। तो इसका ड्रॉबैक यही है कि फंगस को साथ में रखा गया है। आप सीधे लिखिएगा इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। RH विटिकर ने दिया था, RH
विटेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, किसने दिया था आज विटेकर ने, ठीक है। इन्होंने क्या है, एक लाइन लिख लीजिएगा केवल, मेड फंजाई एस न्यू किंगडम, नया किंगडम बनाया, ठीक है। बाकी तो सब पता ही कहां से बनाया, फ्रॉम प्लांटी से, प्लांटी से अलग करके फंजाई बना दिया। क्यों बनाया, बिकॉज फंजाई आर हेटेरोट्रॉप्स, फंजाई आर हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, इसलिए। लेकिन कुछ कमी अभी भी बची रह गई, बता सकता है कोई, प्लांटी में भी कमी है, हाँ? प्लांटी में भी कमी बची रह गई है। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं, जैसे कस्कुटामा हेटेरोट्रॉप्स है, वो नहीं बना पाता है, तो उसको भी प्लांटी में रखते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज, ये तो फंगस चूंकि बड़ा ग्रुप था, हेटेरोट्रॉप्स का एक बड़ा ग्रुप था जो प्लांट में शामिल था, इसलिए प्लांट से अलग कर दिया। लेकिन अभी कुछ चीजें छोटी छोटी हैं, जैसे एप्रोफाइट हैं, पैरासाइट प्लांट हैं, ठीक है, और इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं। हालांकि इंसेक्टिवोरस तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, बात अलग है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे ऐसे अमरबेल है, कस्कुटा, वो क्या है, हेटेरोट्रॉप, वो नहीं बना पाता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, उसको भी साथ प्लांट में रखे हुए हैं। तो कभी फ्यूचर में अलग होगा ऐसे, लेकिन वो चूंकि एक अकेला सिंगल है, इसलिए वो शामिल नहीं है, ठीक है। बड़े ग्रुप को अलग किया गया अभी खाली। अब इनका जो क्राइटेरिया सबके पास एनसीईआरटी में, यहीं से देखते जाइएगा। इन्होंने कुछ क्राइटेरिया लिया था, आज रिपीट कर दें कि क्लासिफिकेशन का क्या लिया क्राइटेरिया, कि किसके बेसिस पर आप क्लासिफाई करेंगे। सबके पास बुक है लगभग, है ना, देखते जाइए। देखिए लिखा है सेल टाइप और सेल वॉल, ये 4 क्राइटेरिया, 5 लिखे हुए हैं, देख रहे हैं, 5 क्राइटेरिया है, और साथ में क्या है, हर किंगडम में कैसा कैसा है, सब लोग ध्यान से देखिए। सेल टाइप सबसे पहले लिखा गया है सेल, तो मोनेरा में बताइए कैसी सेल होती है प्रोपर, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोटिस्टा में सब में यूकैरियोट मिलेगा, केवल मोनेरा छोड़ करके। आगे है सेल वॉल, आप बताइए मोनेरा में सेल वॉल कैसे बनी होती है, इसमें जानते क्वेश्चन कैसे आएगा, इसी टेबल से क्वेश्चन आएगा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है। बुक है तुम्हारे पास पीछे, बुक नहीं है, अच्छा नहीं है तो मैं इधर बता रहा हूँ आपको, यहाँ से क्यों टेबल का ही बता रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम लेके आएगा। एक टेबल बनी हुई है बुक में, ठीक है, यहाँ आपको बता देते हैं। सेल टाइप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको बताया 5 किंगडम कौन कौन से बनाए गए हैं, ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया लेकर के वो डिवाइड किया गया है 5 किंगडम को। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके की सेल है, तो चूंकि मोनेरा यहाँ पर लिखा गया है मोनेरा, इसके बाद लिखे हैं इन्होंने प्रोटिस्टा, देन क्या लिखा हुआ फंगस प्लांटी एनिमेलिया, फंजाई प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको सब। और ये देखिए इस तरीके से बनाया है टेबल, इस टेबल से क्वेश्चन आता है। सेल टाइप मोनेरा में कैसी सेल है, प्रोकैरियोट, बाकी सब जगह क्या है यूकैरियोट, चले जाएंगे यूकैरियोट। अगला क्राइटेरिया क्या है, सेल वॉल, तो सेल वॉल दूसरा क्राइटेरिया है। अब बताइए मोनेरा में सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन, याद रखिएगा उसको, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसी का दूसरा नाम बुक में ना लिखा हो, न्यूरीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, NURIEN, न्यूरीन, न्यूरीन इसी का दूसरा नाम होता है। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है जानते हैं, जैसे सेलुलोज होता है, प्लांट के सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज, सेलुलोज का केमिकल कंपोजिशन क्या है, ग्लूकोज, किससे बनता है, ग्लूकोज के आपस में जुड़ने से क्या बनता है, सेलुलोज। ऐसे ही पेप्टाइडोग्लाइकेन किस चीज के मिलने से बनेगा, इसको आप लिख लीजिएगा NAGNAM, ये इसका पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब ये चीज बार बार रिपीट होती चली जाएगी, ये चीज एन टाइम रिपीट होगा, एन टाइम ये रिपीट होगा। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड, एन एसिटाइल मिरामिक एसिड, सॉरी एन एसिटाइल मिरामिक एसिड, ठीक है, फुल फॉर्म इसका आप लिख लीजिएगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड है, एन एसिटाइल मिरामिक एसिड, किसी का पॉलीमर है, समझ में आ रहा है।
पेप्टाइडोग्लाइकन। और प्रोटिस्टा में सेल वॉल बताइए, क्योंकि प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल होती है। अब देखिए प्रोटिस्टा में प्लांट भी है, एनिमल्स भी हैं, ठीक है। डाई एटम जो है प्लांट नेचर का है, उसमें सेल वॉल होती है। डाई एटम में प्रोटिस्टा में डाई एटम है नहीं है, बैक्टीरिया को अलग करके मोनेरा कर दिया, बाकी सबको प्रोटिस्टा में भी प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स में भी हैं। तो प्रोटिस्टा में जो प्लांट है वो डाई एटम है। डाई एटम में क्या होता है, सेल वॉल होता है, ठीक है। तो इसलिए लिखा है कि प्रोटिस्टा में सेल वॉल सभी में नहीं होती है, क्योंकि प्रोटिस्टा में आप अमीबा पैरामीशियम को भी पढ़ेंगे। अमीबा पैरामीशियम उसमें सेल वॉल नहीं रहती है, क्योंकि वो क्या है, टोटली एनिमल्स हैं, ठीक है। तो सभी प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं है, क्योंकि कुछ प्रोटिस्टा प्लांट नेचर के हैं, कुछ क्या एनिमल नेचर के हैं। एनिमल नेचर वाले प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए लिखा गया है प्रेजेंट इन सम, कुछ में ही रहेगा। फंजाई की सेल वॉल काइटिन के में होती है, किसकी, काइटिन, पता होना चाहिए, काइटिन, ठीक है। इसका पॉलीमर है एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर है, इसका है एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ये आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, काइटिन किसका पॉलीमर। प्लांटिन है सेलुलोज, किसकी बनी होती है, सेलुलोज, किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का। एनिमलिया में सेल वॉल एब्सेंट। 4 नंबर अगला क्राइटेरिया देखिए, एक बैक्टीरिया भी होता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, जानते हैं। अगला देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगला क्राइटेरिया क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो प्रोकैरियोट होगा उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, बाकी सभी में रहेगा ना, क्योंकि कंप्लीट न्यूक्लियस है। बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियस इनकम्प्लीट होता है, बाकी सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा। अगला क्राइटेरिया कौन सा दिया है इसमें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर है किस, क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी किस चीज से बनी हुई है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बताइए। इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, खाली सेल ही तो है। बैक्टीरिया में सेल के अलावा कुछ नहीं होता है, केवल सेल है, सेलुलर। और प्रोटिस्टा में भी एक सेल है, सिंगल सेल है ना, तो जहां सिंगल सेल होती है वहां बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक कोश की है, कैसा होता है, एक कोश की है। फंगस में मल्टी सेलुलर, एक फंगस छोड़ दीजिए, कौन सा, ईस्ट में एक सेल सिंगल सेल वाला है, बाकी सारे फंगस में मल्टी सेलुलर, ढेर सारी सेल्स होती हैं। अब बताइए जब कई सेल्स होती हैं तो टिश्यू बनने का चांस होता है ना, टिश्यू कैसे बनता है, वो तक कई सेल की वजह से बनता है। तो यहाँ पर फंगस में जो टिश्यू बनता है वो टिश्यू नहीं बन पाता, मतलब सेल तो साथ में रहते हैं, लेकिन सेल का एग्रीगेशन, सेल का जुड़ाव, सेल का संबंध प्रॉपर ना होने की वजह से टिश्यू कंप्लीट नहीं बन पाता है, ठीक है। यहाँ लिखा गया देखिए, मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यू। लूज टिश्यू जो बनेगा लूज रहेगा, इसमें जो टिश्यू बनेगा, सेल की जब ग्रुपिंग होगी तो ग्रुपिंग टाइट नहीं होती फंगस में, इसलिए टिश्यू कैसा बनता है, लूज, ठीक है। यहाँ लिखा गया है कि सेलुलर लूज टिश्यू, मतलब मल्टी सेलुलर फंगस कैसा होता है, मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यू, टिश्यू लूज रहेगा, ठीक है। प्लांटी में अब बताइए सेल के मिलने से क्या बनता है, सेल से बनता है टिश्यू, और टिश्यू के मिलने से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। प्लांट में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, प्लांट में सेल होती है, सेल के मिलने से टिश्यू बनते हैं। टिश्यू में आपने पढ़ा होगा पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ऑर्गन में है क्या है, लीफ एक ऑर्गन हो गया, रूट एक ऑर्गन हो गया, स्टेम एक ऑर्गन हो गया, फ्रूट एक ऑर्गन हो गया, ठीक है। तो ऑर्गन में कई टिश्यू एक साथ रहते हैं, जैसे लीफ में अकेला एक टिश्यू नहीं रहता है, टिश्यू के मिलने से क्या बनता है, ऑर्गन। तो लीफ मान लीजिए एक पार्ट है, वो ऑर्गन है, उसमें कई टिश्यू रहते हैं, ठीक है। लेकिन कई ऑर्गन के मिलने से सीधे बॉडी बन जाती है। प्लांट में ऑर्गन के बाद सीधे क्या रहेगा, बॉडी रहेगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं रहेगा। जबकि यहाँ देखिए, यहाँ नहीं तक रहेगा, खाली सेल से ऑर्गन तक। एनिमलिया में क्या है, सेल से लेकर के ऑर्गन सिस्टम, एक वर्ड और आ जाएगा, ऑर्गन सिस्टम। मतलब जैसे हमारी बॉडी में हार्ट है, ठीक है, किडनी है और ब्रेन, ये सब ऑर्गन हो गया, और ऑर्गन मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जानते हैं, जितना आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम,
तो क्या जनरली होता क्या कि क्या वो अकेला ऑर्गन काम करता है कभी? क्या हार्ट अकेले काम करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम जब आप पढ़ते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ है, एलिमेंट्री कैनाल है, इंटेस्टाइन वही चीज और जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं सब मिलकर के एक साथ काम करती हैं। तो जब कई ऑर्गन मिलकर के एक साथ काम करते हैं इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए, नोज हो गया, ट्रैकिया हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, डायाफ्राम हो गया, सब मिलकर एक साथ काम करते हैं तो हम लोग सांस लेते हैं। तो और ऐसी एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है। किडनी हो गया, किडनी के साथ लिवर भी काम करता है? नहीं काम करता है, क्योंकि किडनी क्या करती है? यूरिया को छानती है और यूरिया बनाता कौन है? लिवर, ठीक है। तो कई ऑर्गन जब एक साथ मिलकर काम करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ये केवल एनिमल्स में होता है, प्लांट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। प्लांट में एक ऑर्गन अकेला काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ ऑर्गन सिस्टम कहाँ मिलेगा? एनिमेलिया में। ये हो गया। आगे देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक चीज और देखिएगा, प्लांटी एनिमेलिया में, प्लांटी और एनिमेलिया में इसमें सेल नहीं लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, क्यों हटाया जानते हैं? सीधा टिश्यू लिखा हुआ है, इस सेल नहीं लिखा है, जानते क्यों नहीं? जबकि सेल के मिलने से टिश्यू बनता है, इसलिए नहीं लिखा है। सेल का मतलब एक कोशिका, ठीक है, एक सिंगल सेल। तो सेल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सेल को तो उठा करके यहाँ रख दिया गया ना, यहाँ सारा प्लांट जो एक कोशिकी है उठा करके प्रोटिस्टा, एनिमल जो एक कोशिकी उठा करके प्रोटिस्टा, ठीक है। तो हमारी बॉडी में क्या है? मतलब सेल से टिश्यू बनता है, बात सही है, सेल से क्या बनता है? टिश्यू। लेकिन और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू से स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? टिश्यू से। आगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखिए, लास्ट क्या है? 5 नंबर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब कैसा? न्यूट्रिशन का मतलब जानते हैं? एक्सटर्नल नहीं, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है? 12th क्लास में दिया हुआ न्यूट्रिशन। मेथड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कोई ऑर्गेनिज्म फूड कैसे ले रहा है उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। चाहे वो भोजन खुद बना रहा है या बना बनाया ले रहा है। खुद बना रहा है तो ऑटोट्रॉफिक, बना बनाया ले रहा है तो हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरो में भी कैटेगरी होती हैं। तो इसमें न्यूट्रिशन कैसा है? तो प्लांट में देखिए लिखा गया होगा ऑटोट्रॉफिक। प्लांट में न्यूट्रिशन, सॉरी मोनेरा में बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया फूड बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? दोनों है। ज्यादातर बैक्टीरिया क्या होता है? मोस्ट बैक्टीरिया बताइए क्या होता है? ज्यादातर मोस्ट बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक। तो सबसे कॉमन मेथड क्या, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशन कौन सा होता है, तो हेटेरोट्रॉफिक। कभी खाना नहीं बनाते हैं, वो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। पैरासिटिक। हेटेरोट्रॉफिक में भी कौन सा? हेटेरोट्रॉफिक में भी पैरासिटिक वाला है, ठीक है। क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक भी होता है, जो डेड बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है। तो बैक्टीरिया डेड बॉडी से ही लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि बीमारियां जो फैलती हैं वो बैक्टीरिया जब फैलाएंगे तो वो पैरासाइट की फॉर्म में फैलाते हैं। जनता जीवों से भी बीमारी फैलती है। किस पर फैलती है? लिविंग सिस्टम पर अटैक करते हैं। डेड पर भी कर देंगे, डेड पर करेंगे तो सैप्रोफाइट बोले जाएंगे। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बैक्टीरिया में? मोस्ट कॉमन है, इसका आप लिख लीजिएगा, यही मोस्ट कॉमन है ये, या बुक में इंडिकेट कर लीजिए। हेटेरोट्रॉफिक में पैरासिटिक वाला क्या है? मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ न्यूट्रिशन है बैक्टीरिया में। फिर और क्या बच्चा इसके अलावा? अब बच्चा सैप्रोफाइट। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक में दूसरी कैटेगरी कौन सी है? सैप्रोफाइट होते हैं, ये कम होते हैं, थोड़ा सा डेड बॉडी से लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी बैक्टीरिया में होता है। क्या बैक्टीरिया भी फूड बनाते हैं? बनाते हैं, बैक्टीरिया भी फूड बनाते हैं। कौन से वाले? लेकिन सब नहीं बनाएंगे, वो लिमिटेड हैं। कौन से वाले? सल्फर बैक्टीरिया, नाम लिख लीजिएगा। ऑटोट्रॉफिक में कौन सा बैक्टीरिया फूड बनाएगा? सल्फर बैक्टीरिया, लिख लीजिएगा, बुक में ना लिखा हो। सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर में ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर, कौन सा होता है? ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर। ये आपको फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में बताया जाएगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये भी क्या करते हैं? फूड बनाते हैं। और जब बैक्टीरिया फूड बनाते हैं तो बैक्टीरिया रात में फूड बनाते हैं, लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आया? बिना लाइट की एब्सेंस में भी फूड बना लेते हैं। समझ में आ रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ लाइट रात में फूड बनाते हैं। और बैक्टीरिया कभी ऑक्सीजन नहीं लेते फूड बनाने के लिए, सॉरी ऑक्सीजन नहीं निकालते हैं। प्लांट जब फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन को रिलीज कराते हैं।
बैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज नहीं कराता। एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है। कैसी वाली? एन ऑक्सीजनिक, मतलब बिना ऑक्सीजन वाली, क्योंकि वो वाटर को नहीं लेते हैं, जो पानी लेगा फोटोसिंथेसिस में। भाई प्लांट क्या करते हैं? प्लांट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनाएंगे? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। यही तो रिएक्शन है, क्योंकि पानी तोड़ करके ऑक्सीजन बनता है। बैक्टीरिया क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, H2S लेगा, क्या बनाएगा? ग्लूकोज प्लस सल्फर निकालेगा। तो पानी टूट करके ऑक्सीजन बन रहा है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड तोड़ करके सल्फर निकालेंगे, तो ऑक्सीजन नहीं निकालेंगे। एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है बैक्टीरिया में। तो ये वाला उसमें फोटोसिंथेसिस वाले में भी समझिएगा। आप प्रोटिस्टा में बताइए, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? क्योंकि प्लांट, सोचिए इसमें प्लांट भी हैं और एनिमल्स भी हैं। तो प्लांट होंगे तो ऑटोट्रॉपिक होंगे और एनिमल्स होंगे तो हेटेरोट्रॉपिक। ये एनसीईआरटी में लिखा गया ना, और कुछ नहीं लिखा, लिखा ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि प्रोटिस्टा में दोनों आ रहा है। ठीक है। फंगस में कैसा न्यूट्रिशन होगा? हेटेरोट्रॉपिक। कोई फंगस ऑटोट्रॉपिक कभी नहीं होता है, एकदम क्लियर कट है। ठीक है। और हेटेरो में बताइए, हेटेरो में दो कैटेगरी, सैप्रो है और पैरा। बताइए कौन सा वाला फंगस में ज्यादा है? सैप्रो। फंगस ज्यादातर डेड बॉडी से लेते हैं। फंगस लिविंग, जैसे बहुत सारे प्लांट पर आपने देखा होगा जब बीमारियां लगती हैं तो बोलते हैं इस प्लांट पर ये फंगस लग गया। रिंग वॉर्म, हमारी बॉडी पर रिंग वॉर्म अटैक करता है, दाद, वो भी क्या है? फंगस है। ठीक है। लिविंग सिस्टम पर वो पैरासिटिक फंगस है। लेकिन जो डेड बॉडी से लेगा वो क्या होगा? सैप्रोफिटिक। ज्यादातर डेड बॉडी से लेते हैं। तो फंगस में मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशन कौन सा हुआ? सैप्रोफिटिक देगा, ये मोस्ट कॉमन है। बैक्टीरिया का जस्ट उल्टा है, बैक्टीरिया में पैरासिटिक मोस्ट कॉमन, यहाँ सैप्रोफिटिक मोस्ट कॉमन होता है। प्लांटिंग में न्यूट्रिशन केवल लिखा गया है ऑटोट्रॉफिक, लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि सारे प्लांट ऑटोट्रॉफ हैं। कसूटा ऑटोट्रॉफ नहीं है ना, अमरबेल ऑटोट्रॉफ नहीं होता, लेकिन वो एक आध छोड़ा गया है। ठीक है। एनिमेलिया में हेटेरोट्रॉफिक। एनिमेलिया में कैसा है? आप जानते हैं हेटेरो में, आप हमसे बताएं, हेटेरो में 3 कैटेगरी एक्चुअली में होती है। कितना होता है? हॉलोजोइक और सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। फंगस में इसको क्यों नहीं रखा गया था? बैक्टीरिया में हॉलोजोइक टर्म यूज नहीं किया गया था, 2 ही बता रहे थे, जबकि एक्चुअली में 3 होता ना हेटेरो में। इसलिए हॉलोजोइक का मतलब होता है जो मुंह से भोजन लेता है, उसको क्या बोलते हैं? हॉलो। हॉलो का मतलब पूरा, जोइक का मतलब एनिमल। अगर एनिमल पूरा भोजन ले रहा है, मुंह से ले रहा है, उसको क्या बोलते हैं? हॉलो। ठीक है। तो ये हॉलोजोइक टर्म केवल किसके लिए यूज किया जा रहा है? ये एनिमल्स के लिए, ये एनिमल्स के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। एनिमल्स हम लोग हैं, हम लोग मुंह से भोजन लेते हैं, तो हॉलोजोइक हो गया। ठीक है। और सैप्रोफिटिक है और क्या है? पैरासिटिक है। ठीक है। सैप्रोफाइट है। कुछ एनिमल्स डेड बॉडी से भी न्यूट्रिशन लेते हैं। सैप्रोफाइट होते नहीं होते हैं? बताइए एग्जाम्पल कोई। अर्थवॉर्म डेड बॉडी से लेता है? नहीं लेता है। और इसके बाद में पैरासिटिक भी होते हैं। कुछ एनिमल्स क्या है? जैसे लीच हो गया, सॉरी लीच, हाँ लीच क्या है? ब्लड पैरासाइट है ना, बॉडी के बाहर। उसके बाद में टीनिया सोलियम, फीता कृमि, एस्कैरिस, बॉडी के अंदर रहता है सब ना। ये क्या है? ये वर्म्स है, कीड़े हैं, जो क्या है? पैरासिटिक होते हैं, जिंदा चीजों से भोजन ले रहे हैं। हॉलोफिटिक किसको बोलते हैं जानते हैं? हॉलोफिटिक वर्ड यूज किया जाता है। होलोफिटिक प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है, लिख लीजिएगा। होलोफिटिक। फिटिक का मतलब ये प्लांट होता है, ये प्लांट्स हो गया। प्लांट्स आर होलोफिटिक बिकॉज फोटोसिंथेसिस होती है उसमें। तो जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है उसको होलोफिटिक बोलते हैं। इसके बाद देखिए 3 डोमेन सिस्टम आया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। इसके बाद कौन सा आया? 3 डोमेन आया। लेकिन एक्सेप्टेड यही है, वाइडली एक्सेप्टेड यही है। थ्री डोमेन सिस्टम। ये चैप्टर थोड़ा सा धीरे पढ़ाया जाएगा, इसलिए सुन लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा आपको समझ में कम आता है। टिपिकल चैप्टर प्लांटी एनिमेलिया, ये पूरे सिलेबस का
सबसे कह सकते हैं झमेला वाला चीज़ है, ठीक है। तो उसको बहुत ध्यान धीरे से पढ़िएगा, इसमें तेज नहीं चल सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कम है, इंटरेस्टिंग कम है। फिजियोलॉजी ये बाकी सब चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं, इसमें रटने वाला क्वेश्चन जा रहा है। 3 किंगडम में किसने दिया था? 3 डोमेन सिस्टम। देखिए जो 5 किंगडम थे, 5 किंगडम में से एक ग्रुप और अलग किया गया, ठीक है। टोटल 6 किंगडम बनाए गए, इसको क्या बोलते हैं? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वुश का है। किसने दिया था? बाय कार्ल वुश, ठीक है। और भी साइंटिस्ट थे, कैंडलर थे इसमें, ठीक है, वेलिस थे, ये का था। इसमें क्या जो आप पढ़ते हैं मोनेरा, तो मोनेरा को 2 भाग में तोड़ दिया। एक क्योंकि मोनेरा में देखिए बैक्टीरिया जो होता है किसमें रखा गया है? मोनेरा में। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर, हाई पीएच, हाई साल्ट या लो टेम्परेचर, लो पीएच, लो साल्ट मतलब विपरीत परिस्थितियों में जिंदा रहते हैं। विपरीत मौसम में भी क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया अलग कर दिया, बाकी दूसरा क्या है? यू बैक्टीरिया। ये तो बैक्टीरिया का नाम हुआ। अगर आप किंगडम का नाम बोलेंगे तो आर्किया एंड यूकैरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया का किंगडम क्या है? आर्किया। यू बैक्टीरिया का क्या है? यूकैरिया, ठीक है। यहाँ पर डोमेन फर्स्ट, ये दोनों क्या है? मोनेरा से डिवाइड किया गया है, ये यूकैरियोट है। यूकैरियोट अलग कर दिया गया, तो था ही मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब सीधे आ जाइए आप मोनेरा पर। पेज नंबर 18 पर लिखा हुआ है मोनेरा के बारे में डिटेल। मोनेरा में क्या चीज रखी गई है? सभी बैक्टीरिया रखे गए हैं, ठीक है। चाहे वो आर्की बैक्टीरिया हो चाहे यू बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया हो, उसमें रखे गए हैं बैक्टीरिया। अब जानते हैं बैक्टीरिया आज सभी जगह आपको देखने को मिलेगा। लगभग कोई हैबिटेट ऐसी नहीं है जहाँ बैक्टीरिया ना हो। उसको बोलते हैं यूबिक्विटियस इन नेचर। बैक्टीरिया आज यूबिक्विटियस इन नेचर, मतलब हर जगह आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, एवरी हैबिटेट में, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बैक्टीरिया आर यूबिक्विटियस एंड नेचर। नेचर में यूबिक्विटियस है, मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब आपको आइस में मिलेगा, डीप ओशियंस में मिलेगा, देखिए हॉट स्प्रिंग्स में भी मिलेगा जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है। अब बैक्टीरिया के बारे में देखिए,
हालांकि इसकी डिटेल थोड़ा सा सेल वाले चैप्टर में, सेल वाले चैप्टर में जहाँ आपको टाइप्स ऑफ सेल बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, वहाँ पर भी इसकी डिटेल दी हुई है। ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा सा डिटेल आप समझ लीजिए कि बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं क्वेश्चन के लिए, ध्यान सुनिएगा। ये देखिए बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसमें सेल वॉल मैंने बताया किस चीज़ का बना होगा, क्वेश्चन है सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन या यूरिन का। ठीक है, क्वेश्चन वो हो गया सेल वॉल किस चीज़ की बनी होगी। सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन की होगा, बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होगा, जैसा सब में बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का, हम लोगों में है, प्लांट में है, सेल मेम्ब्रेन एक जैसे। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन हो गया। अगला देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बैक्टीरिया में मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स ज्यादातर कोशिकांग नहीं होते हैं, समझ में आया, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिकांग नहीं है। तो मोस्ट सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक, ये सब नहीं होगा। होगा क्या तब यहाँ पर राइबोसोम होगा, राइबोसोम, राइबोसोम। क्वेश्चन यही आता है राइबोसोम कौन सा वाला होता है, 70S। अब एस का मतलब जानते हैं यहाँ पर क्या है, जो एस का मीनिंग क्या है बताइए कोई, एस क्या है यहाँ पर, स्वेट वर्क कोफिशिएंट, स्वेट वर्क लिखते जाइएगा, स्वेट वर्क यूनिट है या स्वेट वर्क कोफिशिएंट है, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे वैज्ञानिक, उनका नाम क्या था, स्वेट वर्क। ठीक है, उन्होंने बताया कि राइबोसोम का जानते 70 और 80 का मतलब क्या होता है। जैसे ध्यान सुनिए, आप लंबाई को नापते हैं किसमें, मीटर में, ठीक है, या सेंटीमीटर में, वजन को नापते हैं किसमें, किलोग्राम या ग्राम में। उसी तरीके से आपने देखा है कि जैसे जब दही, दूध से दही निकालते हैं या क्रीम निकालते हैं, दूध से क्या निकालते हैं, क्रीम, तो उसको रोटेट कराते हैं, रोटेट कराते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्या बोला जाता है। तो अगर राइबोसोम को आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो जानते हैं जब सेंट्रीफ्यूज की जाती है, कोई चीज़ रोटेट कराई जाती है, तो उसमें जो पार्टिकल्स, हल्के पार्टिकल्स होते हैं, लाइट इन वेट, वो ऊपर आ जाते हैं, और जो पार्टिकल्स वजन होता है इसमें, वो नीचे रहते हैं। समझ में आ रहा है, जैसे क्रीम वजन में हल्की होती है ना, तो क्रीम जो है धीरे धीरे बैठेगा नीचे, हर एक चीज जल्दी जल्दी नीचे बैठेगा, हल्की चीज धीरे धीरे नीचे बैठेगा। समझ में आ रहा है, रोटेट जब कराएंगे जो चीज हल्की होगी उसका सेडिमेंटेशन रेट स्लो होगा, सेडिमेंटेशन रेट का मतलब नीचे बैठने का रेट, और जो चीज भारी होगी उसका सेडिमेंटेशन रेट क्या होगा, जल्दी बैठेगा। तो इन्होंने ये बताया कि जब 70S वाला राइबोसोम सेडिमेंट कराया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल का जब राइबोसोम क्या कराते हैं, सेडिमेंटेशन कराते हैं उसका, तो उसका नीचे बैठने का रेट क्या है, 70 है। वो कम स्पीड से नीचे बैठता है, कम स्पीड से नीचे बैठता है क्योंकि वो हल्का है। और जानते हैं 70 में 50 और 30 के 2 भाग होते हैं, और 80 के 2 भाग होते हैं, 60 और 40। 80 बड़ा होता है, तो 80 जब बड़ा होता है तो तेजी से बैठेगा, और 70 वाला धीरे धीरे बैठेगा, इसलिए उसको कर दिया गया 70, क्योंकि वो धीरे धीरे बैठता है, और 80 की स्पीड से बैठेगा तो फास्ट बैठेगा नीचे, इसका सेडिमेंटेशन रेट क्या होगा, यही बताता है। स्वेटवर्क यूनिट क्या बताता है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, लिख लीजिएगा, ये क्या बताता है, जैसे मीटर, मीटर क्या, लेंथ क्या है, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, उसी तरीके से सेडिमेंटेशन रेट को किसमें मेजर किया जाता है, स्वेटवर्क यूनिट में। लिखिएगा, डिफाइन रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, ठीक है, मतलब किस रेट से वो सेडिमेंट कर रहा है। बाकी नेक्स्ट टाइम बता देंगे, सर आ रहे हैं, बढ़ जाएगा।